Hello friends, welcome back to our YouTube channel Let's Learn from Home. My name is तनु राय और आज हम NCERT क्लास 7 भूगोल का चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर इसको हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है और वो कैसे हमारी पूरी पृथ्वी को बना के रखती है और कैसे उसमें बदलाव आते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। इसका फर्स्ट टॉपिक है आंतरिक भाग। मैंने इसको टॉपिक वाइज लिखा है ताकि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से मिल जाए और आप उन्हें याद कर सकें। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है, मतलब जिस हम परत पर रहते हैं वो परपटी कहलाती है, यानी क्रस्ट कहलाती है। ये सबसे पतली होती है, फिर इसके नीचे की जो सतहें होती हैं बहुत मोटी होती है। ठीक है, इसी प्रकार बनता है महाद्वीपीय संहति। ये मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है, जिसे हम एल्यूमिनियम कहते हैं। अपने रसोइयों में एल्यूमिनियम के बर्तन देखे होंगे जो चांदी जैसे चमकते हैं, या एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा जिसे कुछ लोग सिल्वर फॉइल भी बोलते हैं। तो ये उस खनिज से बना होता है। ठीक है, तो इसे याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि हमें पता होना चाहिए महाद्वीप संहति किन से बनी है। सीएल मतलब सी मतलब सिलिका, एल मतलब एल्यूमिनियम। कितना इजी तरीका है इसे याद करने का। इसी प्रकार महासागर परपटी किस प्रकार बनी होती है, ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, यानी सी मतलब सिलिका और मैं मतलब मैग्नीशियम। उसके नीचे होता है हमारा फाइनली मेटल का ये मेटल है, ये हमारी परपटी यानी क्रस्ट के नीचे होता है। ये 2900 किलोमीटर तक की गहराई में होता है। आज तक कोई भी इंसान इस जगह तक नहीं पहुंच पाया है। इवन क्रस्ट का भी सबसे ज़्यादा गहराई हुई है, करीब वो 6-7 किलोमीटर अंदर तक ही खोद पाए हैं। लोग इससे ज़्यादा अंदर तक खोद भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। ये बहुत सारे रॉक्स यानी बहुत सारे पत्थरों या शेल से बना होता है, जिसे खोदना बहुत मुश्किल होता है। बहुत गर्म भी होता जाता है अंदर जाते जाते। तो ऐसी कोई मशीन का निर्माण नहीं हुआ है जिससे वो बहुत अंदर तक खोद पाएँ। इसके बाद मेटल के जस्ट नीचे आता है कोर। जैसे क्रोध आपकी किताब में लिखा गया है, लेकिन आप इसे कोर के रूप में भी याद कर सकते हैं। ये सबसे आंतरिक भाग होता है और इसमें निकल व लोहा ये ऐसे खनिज होते हैं। इसे हम निफे के नाम से याद करते हैं। नी मतलब निकल, फे मतलब फेरस। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है ये हमें बताती हैं कि हमारी पृथ्वी किन चीज़ों से बनी है और कैसा है। जिस भाग पे हम रहते हैं वो तो बहुत कठोर है, लेकिन जो आंतरिक भाग है, जो क्रोड है, वो बहुत ज़्यादा गर्म और लिक्विड है वो। ठीक है, वो लिक्विड के रूप में, जो आपने देखा होगा ज्वालामुखी जब फटता है, टीवी में देखा होगा, तो वो अपने अंदर से एक प्रकार का लिक्विड बाहर फेंकता है, तो वो उसी प्रकार का लिक्विड होता है। अब आते हैं कि पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये चीज़ें होती क्या है। तो ये देखिए, जो ये ब्लू ये वाला पार्ट है ये हमारा है परपटी, यानी कि हमारा क्रस्ट। उसके बाद स्थल मंडल आता है हमारा। फिर इतना जो चौड़ाई है हमारी मेंटल होती है। लेकिन ये जो लाइन आप देख सकते हैं कि ये क्रोड यानी कोर और मेंटल के बीच में जो डिफरेंट होता है ना, ये सीमा, ये उसको बनाती है। और फिर हमारा ये है पूरा कोर। ये बिल्कुल अंदर का जो बहुत ज़्यादा लिक्विड है वो हमारा आंतरिक कोर होता है और ये हमारा बाह्य कोर होता है। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी बनती है। ये ऐसे कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे याद करेंगे। बस इसे याद रखना है कि परपटी, मेंटल और कोर, 3 वर्ड आप याद रखिए। बाकी चीज़ें आप याद नहीं भी रखेंगे तो ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हमने ये तो देख लिया कि पृथ्वी है कैसे, जैसे मैंने अभी यहाँ पर जिक्र किया शेल या रॉक्स या पत्थरों का। तो ये क्या होता है, तो हम जानेंगे कि ये देखो, अभी ये जानेंगे कि ये होते क्या है, कैसे बनते हैं। तो खनिज व शेल या शेल व खनिज, आप जैसे पढ़ना चाहें, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। मतलब कि जो हमारी पृथ्वी का जो हमारा जिसमें हम रहते हैं वो जो भाग है, उसको बनाने वाले जो चीज़ें होती हैं उन्हें शेल कहा जाता है, जो पत्थर होते हैं। ये मुख्यतः 3 रूप से होते हैं: आग्नेय शेल,
जिसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक बोलते हैं। और ये एक हमारा जो ज्वालामुखी होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं ज्वालामुखी, इस प्रकार का ज्वालामुखी है। ये फटा और उसके पास से जो लिक्विड निकल रहा है, ठीक है, ये जो लिक्विड निकल रहा है यही होता है अग्नेय शेल का, इसी से निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे आप कि ये जब ठंडा हो जाता है तो ये आग्नेय शेल यानी कि प्राथमिक शेल जैसे हम कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो पत्थर या शेल जो बनता है वो यही होता है, इसलिए इसे प्राथमिक कहा जाता है। ये बनाता है, ये दो प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। तो दोनों का अंतर देखते हैं हम। अंतर्वेदी का मतलब कि जो निकला, लेकिन ठीक है, ये ज्वालामुखी फटने के बाद ये निकला और एकदम से निकलते निकलते ये ठंडा हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अंतभेदी। सॉरी, मैंने यहाँ नाम उल्टे लिख दिए हैं। बहिर्भेदी यहाँ पे, सॉरी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो पार्ट है ये इसका है, ये पार्ट बहिर्भेदी जो वो होते हैं, वो होता है कि ये निकले पृथ्वी के अंदर से और ये जल्दी से ठंडे हो गए, और क्योंकि जल्दी से ठंडे हो गए तो इनके जो दाने होते हैं बहुत महीन होते हैं। तो इनका जो एग्जाम्पल है वो बेसाल्ट, यानी हमारे जो भारत में जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट चट्टान से ही, या हम बोल सकते हैं बेसाल्ट शेल से ही बना है। इसी प्रकार है हमारा अंतरशैली, ये वाला अंतरशैली, यह गहराई मतलब ये जो होता है ये बाहर निकलते निकलते ही ठंडा होना, बोले अंदर ही ठंडा होता है, ये जल्दी से बाहर निकल नहीं पाता है। और क्योंकि ये अंदर ठंडा होगा, वहाँ ऑलरेडी गर्म पार्ट है, तो ये धीरे धीरे ठंडा होगा। धीरे धीरे ठंडे होने के कारण इसके जो पत्थर या हम जो कण होते हैं बहुत बड़े बड़े बनते हैं, तो ये ग्रेनाइट के रूप में होता है। ये बहुत कठोर हो जाता है अंदर ही ठंडा होने के कारण। तो ग्रेनाइट, जैसे हमारी पेंसिल में जो ग्रेनाइट लेड होती है वो पूरी ग्रेनाइट की नहीं बनी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, उसके बाद हमारी पेंसिल की लेड बनती है। तो ये ग्रेनाइट उसमें मुख्य स्रोत होता है। तो इसी प्रकार हमने देखा कि अग्नेय शेल दो प्रकार की होती है और ये कैसे बनती है आपस में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरी कौन सी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यह हमारा है महाद्वीपीय परपटी और महासागरीय परपटी। जो महाद्वीपीय परपटी है वो ये है पार्ट है, ये वाला, और जो महासागरीय परपटी है वो ये वाला पार्ट है। और हमारा महासागर देख रहे हैं पूरा ब्लू वाला पार्ट है। तो हमारा महासागर कितना डीप है, लेकिन उसके नीचे भी ज़मीनें हैं, और यही सब पार्ट हमारे मेंटल और कोर में जाके मिलते हैं। तो आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, जब चाहे आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और ये हमारे महाद्वीप है जहाँ हम रहते हैं, जिसके हम आज तक खुदाई नहीं कर पाए, मतलब हम पूरा इसको खोदेंगे तो हम परपटी तक पहुँचेंगे, ठीक है। उसके बाद जाकर हम मेंटल तक पहुँचेंगे, उसके बाद हम कोर तक पहुँच पाएंगे। चलिए हम बात कर रहे थे शैलों की। तो 3 प्रकार थे, इसमें से हम एक अग्नेय शेल के बारे में पढ़ चुके हैं, जो जैसे हम प्राकृतिक या प्राथमिक शेल बोलते हैं, और ये 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी। तो अंतर्भेदी जो अंदर ही ठंडी हो जाती है, जैसे ग्रेनाइट, जिससे ग्रेनाइट बनता है। इसी प्रकार होती है दूसरी बहिर्भेदी, जो कि बाहर होके बाहर आकर ठंडी होती है और फिर वह बसाल्ट जैसे चट्टानों का निर्माण करती है। इसके अलावा एक होती है अपसादी सेल, जो सेल बन चुके हैं पहले से, ठीक है, वो जो सेल लुढ़क कर, चटक कर या टूट कर एक दूसरे टकरा कर एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, ठीक है। चूरे हो सकते हैं, मोटे मोटे पत्थरों में भी बट सकती हैं ये, और हो सकता है कि ये दूसरे शेल के नीचे आके दबने के कारण भी एक नए प्रकार के हमें शेल बना कर दें, तो ये सेल कहलाते हैं। ये अपसादी जो शेल होते हैं यानी पत्थर होते हैं, वो बलुआ पत्थर के नाम से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। और रेत, आपने देखा होगा रेत के दाने कितने महीन और बारीक होते हैं, वो उसी का कारण है, क्योंकि ये टूट टूट कर आते हैं हमारे पास। ये साबुत नहीं बनते हैं, साबुत सिर्फ अग्नेय शेल होता है। अग्नेय शेल अब जब टूट जाता है वो आपस में टकराने लगता है, उसके बाद अपसादी सेल बनता है। इसी प्रकार तीसरा है कायांतरित सेल। कायांतरित वर्ड को मैं समझा दूँ, काया का मतलब होता है आकार, ठीक है। तो
हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार शेल का आकार बदलता है और वो एक नए सेल या पत्थर का निर्माण करता है। यहाँ पे मेटा था, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में। और ये अग्नेय और अपसादी सेल जो होते हैं हमारे, जो बन चुके होते हैं, उस पर जो भी दबाव पड़ता है, हो सकता है वो दब जाए एक दूसरे के नीचे ही एक दूसरे, क्योंकि बार बार ज्वालामुखी फटता है, बार बार वो लावा बाहर फेंकता है और नए नए शेल का निर्माण करता रहता है। ठीक है, तो उससे भी हो सकता है कि सूरज की गर्मी ज़्यादा हो या सूरज हो ही ना हो, तो वो अलग अलग तरह के तापमान, उच्च तापमान या निम्न तापमान में भी ये अपने आप को बदल लेते हैं। इसका कारण है चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी से स्लेट बनता है और चूना पत्थर जो है वो संगमरमर का निर्माण करता है। अब हमने ये तो देख लिया कि शेल होते क्या हैं, लेकिन कभी कभी इन शेलों के बीच में हमें कुछ जीवाश्म मिलते हैं। अभी जीवाश्म क्या होता है हम इन्हें जान लेते हैं। जीवाश्म सेलों की परतों को दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को ही जीवाश्म कहते हैं। यानी कि जब ये शेल बन रहे थे उसके बीच में कोई जानवर, कोई पौधा अगर आ गया, वो मर जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्म होता है जो लावा निकलता है, तो उसके बाद वो अपना जीवाश्म मतलब अपना आकार वहाँ छोड़ देता है, तो वही हमें जीवाश्म कहलाता, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं, वो हमें मिलता है शैलों के बीच में, पत्थरों के बीच में से। जैसे आपने सुना होगा कि खुदाई के समय बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे डायनासोर के जीवाश्म मिल गए, इंसानों के जीवाश्म की हमें कैसे पता लगा कि इंसान पहले कैसे रहते थे, कैसे उनका आकार था, वो छोटे थे कि बड़े, ये सब हमें जीवाश्म से पता लगा। तो ये वही तरीका है कि जब ये लोग मरे तो इनके ऊपर नई परतें आकर बैठ गई और फिर उन परतों ने इन्हें दबा दिया और फिर ये जीवाश्म बन गए। अब हमने जीवाश्म तो देख लिया, अब हम देखेंगे शेल चक्र। जैसे मैंने आपको बताया कि अग्नेय शेल से बने अवसादी, फिर अवसादी से बना कायांतरित। तो ये कैसे इनका प्रक्रिया क्या होती है वो हम जानेंगे। तो ये इनकी प्रक्रिया से पहले हम इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। वो है कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शेल चक्रीय तरीके एक दूसरे से परिवर्तित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे वे एक दूसरे से परिवर्तित होते हैं, और इस प्रक्रिया को ही शेल चक्र कहा जाता है। देखें यहाँ पर ये हमारा मैग्मा है, यानी हमारा ज्वालामुखी जब ये फटा तो इसने अग्नेय शेल बनाए, ठीक है, और ये आपस में टूट गए तो ये अवसाद बना, ये पहले मोटे, और फिर ये आपस में रगड़ने के बाद ये पूरा अवसादी सेल बना दिए इसने। और ये बहुत ज़्यादा उच्च दबाव या तापमान के कारण ये कायांतरित, यानी इसने अपने आकार बदले और नए तरह के शेल का निर्माण किया, और फिर वापस मैग्मा आया और इसे दबा देता है। या फिर ये हो सकता है कि ये खुद इस पूरी लेयर का एक हिस्सा बन जाए, ठीक है। फिर इसी तरीके से दोबारा, ये तो हमने एक इस चक्र को देखा। एक जो दूसरा चक्र है कि अवसादी सेल डायरेक्ट मैग्मा में भी जाके मिल सकते हैं, वो धूल और धुएं के रूप में उसके ऊपर जमा हो सकता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा धूल और धुआं होता है, वो यही कारण है कि उसका मुंह बंद हो जाता है राख वगैरह से, वो इन्हीं कारणों से बंद हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि अग्नेय सेल डायरेक्ट कायांतरित सेल भी तो बन सकता है ना, जरूरी थोड़ी उसे अवसादी सेल बनना पड़े। वो इसलिए कि उसमें कुछ बदलाव आए तो ये इसने अपना आकार बदला और एक नए तरह के सेल का निर्माण कर दिया, तो एक कायांतरित सेल बन गया। ये हो गया हमारा एक तरीका। दूसरा हो गया कि कायांतरित सेल से भी अपसादी सेल बन सकता है, और अपसादी सेल आपस में भी बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे शेल और ये तलछट है, ये मोटे भी हो सकते हैं और ये छोटे भी, मतलब अगर ये आपस में मिल गए तो ये बड़े हो जाएंगे, और ये टूट गए आपस में टकरा के तो ये बारीक हो जाएंगे। तो बस ये हमारा शेल चक्र है। अब हम आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो होता है खनिज क्या होता है। आपने खनिज वर्ड बहुत सुना है। तो खनिज का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से में पाए जाते हैं, और ये एक निश्चित गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण से बने हुए होते हैं। यह मानव जाति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये हमें कोयले के रूप में अगर हमें ईंधन के रूप में चाहिए तो कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें क्या होती है हमें कि ये सब चीज़ें हमें ईंधन के रूप में हमारी ज़मीनों से ही मिलती है, क्योंकि ये खनिज के रूप में वहाँ पर बन चुके होते हैं। और ऐसे ही हमें कुछ अन्य खनिज जो हमें दवाइयों में, उर्वरकों में काम आते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर पूरा हुआ।
अब नेक्स्ट मैं चैप्टर 3 शुरू करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।